कभी सोचा है आपने कि सांस लेना, लोहे पर जंग लगना और दूध का फटना, इन सब में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? ये सब वो छुपे हुए केमिकल बदलाव हैं जो हर पल हमारे आसपास हो रहे हैं। और आज हम इन्हीं बदलावों को समझने की एक सीक्रेट लैंग्वेज, एक गुप्त भाषा सीखने वाले हैं। ये सारी प्रक्रियाएं देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? कहाँ जंग लगना जिसमें सालों लग जाते हैं, कहाँ खाना पचना जो कुछ घंटों का काम है, और मोमबत्ती का जलना तो बस पल भर की बात है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि इन तीनों के पीछे साइंस का एक ही बेसिक सिद्धांत काम कर रहा है? जी हाँ, ये सभी की सभी केमिकल रिएक्शंस यानी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ये वो प्रोसेस हैं जिनमें कोई चीज पूरी तरह से बदलकर कुछ एकदम नया बन जाती है। सच कहूं तो हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक लगभग हर काम इन्हीं न दिखने वाली अभिक्रियाओं पर ही तो टिका है। तो इस सफर में हम सबसे पहले इन बदलावों को पहचानना सीखेंगे, फिर इन्हें लिखने की जो साइंटिफिक भाषा है उसे समझेंगे, फिर इक्वेशंस को बैलेंस करने का राज जानेंगे और आखिर में इन रिएक्शंस को अलग अलग टाइप में बांट कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और ज़रूरी सवाल, हम ये कैसे पता लगाएं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ भी है या नहीं? आखिर पानी का बर्फ बनना भी तो एक बदलाव ही है। इसके लिए ना हमें कुछ खास इशारों को, कुछ संकेतों को पहचानना होगा जो सिर्फ केमिकल बदलावों में ही दिखाई देते हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहूं तो जब किसी चीज के एटम्स अपनी पुरानी दोस्ती तोड़कर नए तरीके से हाथ मिला लेते हैं और कुछ एकदम नया बना देते हैं, बस उसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसमें पुराने केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बनते हैं। और इन बदलावों को पहचानने के 4 मेन तरीके हैं। हो सकता है कि किसी चीज की फिजिकल स्टेट बदल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड या गैस बन जाए, या फिर उसका रंग ही बदल जाए। कभी कभी बुलबुलों के साथ कोई गैस बाहर निकलती है, या फिर टेम्परेचर में अचानक से बदलाव आ जाता है, या तो चीज गर्म हो जाती है या एकदम ठंडी। ठीक है, तो हमने रिएक्शन को पहचान तो लिया, पर हम इसके बारे में दुनिया के किसी भी कोने में बैठे साइंटिस्ट को कैसे बताएंगे? इसके लिए साइंटिस्ट ने एक बहुत ही सटीक और यूनिवर्सल भाषा बनाई है। चलिए उसे समझते हैं। जरा इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहां एक मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जा रहा है। इससे एक बहुत तेज चमकदार रोशनी निकलती है और आखिर में एक सफेद पाउडर बचता है। यह पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सोचिए, इस पूरी बात को एक लंबे चौड़े वाक्य में समझाना कितना मुश्किल है। जरा कल्पना कीजिए कि अगर हर रिएक्शन को ऐसे ही लिखना पड़े तो केमिस्ट्री की किताबें कितनी मोटी और बोरिंग हो जाएंगी। तो इसे आसान बनाने का पहला कदम है वर्ड इक्वेशन। ये थोड़ा बेहतर है। इसमें हम सीधे सीधे सब्सटेंस का नाम लिख देते हैं। जो चीज़ें रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं वो कहलाती हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, और जो नई चीज़ बनती है वो है प्रोडक्ट यानी उत्पाद। और ये है सबसे स्मार्ट और सबसे कारगर तरीका, केमिकल इक्वेशन। यहां हम शब्दों की जगह सीधे केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वही पूरी जानकारी कितने छोटे और सटीक तरीके से लिख दी गई। यही तो है केमिस्ट्री की असली ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमने इक्वेशन लिखना तो सीख लिया, लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे हमें फॉलो करना ही पड़ता है। इक्वेशन को हमेशा बैलेंस्ड यानी संतुलित होना चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। यह प्रकृति का एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। इसका मतलब यह है कि आप जितने वजन के सामान से कोई चीज बनाना शुरू करते हैं, बनने के बाद भी उसका टोटल वजन उतना ही रहेगा। कुछ भी हवा में गायब या पैदा नहीं हो सकता। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए। ये एक स्केलेटल इक्वेशन है, मतलब ये अभी तक बैलेंस्ड नहीं है। आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में आयरन का सिर्फ एक एटम है, जबकि राइट साइड में 3 है। साफ है कि यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हो रहा। तो चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। इसे बैलेंस करने का एक तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड, मतलब अंदाजा लगाकर कोशिश करना। इसका मकसद है सबसे छोटे होल नंबर्स का इस्तेमाल करके दोनों तरफ एटम्स की गिनती बराबर करना। तो सबसे पहले हम हर फॉर्मूले के चारों ओर एक बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम गलती से भी फॉर्मूला ही ना बदल दें। फिर हम सबसे कॉम्प्लेक्स दिखने वाले कंपाउंड यानी Fe3O4 से शुरू करते हैं और उसके ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं और आखिर में बेचारे अकेले बचे आयरन को। हर स्टेप के बाद हम चेक करते हैं कि तराजू बराबर हुआ या नहीं। और ये रहा हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आप चेक कर सकते हैं, दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तराजू अब एकदम बराबर है।
यहाँ S और G जैसे छोटे सिंबल्स हमें पदार्थ की अवस्था के बारे में भी बताते हैं, सॉलिड या गैस, जिससे ये इक्वेशन और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। दुनिया में लाखों करोड़ों तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब उन सभी को एक एक करके याद रखना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए इस कंफ्यूजन में एक पैटर्न ढूंढने के लिए केमिस्ट्स उन्हें कुछ मेन कैटेगरीज में बांट देते हैं। दो सबसे बेसिक टाइप हैं कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जो एक दूसरे के एकदम उल्टे हैं। कॉम्बिनेशन में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चीजें जुड़कर एक हो जाती हैं, जैसे कोयले का जलना। वहीं डीकॉम्पोजिशन में एक चीज टूटकर कई चीजों में बढ़ जाती है, जैसे चूना पत्थर को गर्म करने पर होता है। एक और कॉमन टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दो कंपाउंड्स के आयंस आपस में अपनी जगह बदल लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो डांसिंग कपल्स अपने पार्टनर्स एक्सचेंज कर लें। इस उदाहरण में सोडियम और बेरियम ने अपने पार्टनर्स सल्फेट और क्लोराइड को आपस में बदल लिया है। अब हम एक ऐसी कैटेगरी पर आते हैं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बैटरी के काम करने से लेकर हमारे सांस लेने तक सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। यह है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिन्हें एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को लेकर दी जाती है। जब किसी पदार्थ को ऑक्सीजन मिलता है तो हम कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन खो देता है तो उसका रिडक्शन होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों प्रोसेस हमेशा एक साथ होते हैं। अगर एक देगा तो दूसरा लेगा ही। इस उदाहरण में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। ध्यान से देखिए, कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लिया, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। वहीं जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन खो दिया और जिंक अकेला रह गया, इसलिए उसका रिडक्शन हो गया। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। हमने देखा कि हमारी रोजमर्रा की चीजें असल में केमिकल रिएक्शंस हैं। हमने उन्हें इक्वेशंस की भाषा में लिखना सीखा। हमने ये भी जाना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से उन्हें बैलेंस करना क्यों जरूरी है। और आखिर में हमने देखा कि कैसे हम इन अनगिनत रिएक्शंस को कुछ सिंपल कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये जो हमने सीखा है, ये तो बस एक शुरुआत है। अगली बार जब कोई जंग लगी हुई चीज देखें या किचन में खाना पकते हुए देखें, तो ये सोचना कितना मजेदार होगा कि पर्दे के पीछे एटम्स के लेवल पे असल में क्या चल रहा है। ज्ञान की ये भाषा हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए और गहरे नजरिए से देखने की ताकत देती है।